नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज लुसेंट का पेज नंबर 12 है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। पेज 1 से अभी तक का वीडियो इस चैनल पर मौजूद है, जाके देख सकते हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट है, कृपया शेयर जरूर कर दें। पॉइंट है, जस्टिस नामक यूनानी लेखक के अनुसार चंद्रगुप्त ने अपनी 6 लाख की फौज से सारे भारत को रौंद दिया। यह बात सही भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है, लेकिन यह सही कि चंद्रगुप्त ने पश्चिमोत्तर भारत को सेल्यूकस की गुलामी से मुक्त किया। क्वेश्चन पूछा जाएगा, चंद्रगुप्त ने पश्चिमोत्तर भारत को किससे मुक्त किया? सेल्यूकस निकेटर की गुलामी से मुक्त किया। उनका नाम था, पूरा नाम सेल्यूकस निकेटर, और उनकी फौज कितने की थी? लगभग 6 लाख की फौज थी। प्रशासनिक समिति एवं उनके कार्य। देखिए, समिति है और कार्य मतलब क्या, कौन सा समिति क्या कार्य करता था, देख लीजिए। प्रथम आयोग एवं शिल्प कार्य का निरीक्षण करते थे। जो प्रथम समिति था वो क्या करता था? उद्योग एवं शिल्प कार्य का निरीक्षण करता था। द्वितीय समिति क्या करता था? विदेशियों की देखरेख करता था। द्वितीय समिति विदेशियों की देखरेख करता था। तृतीय समिति क्या करता था? जन्म मरण का विवरण रखना, जन्म मरण का विवरण रखना। चतुर्थ समिति क्या करता था? व्यापार एवं वाणिज्य की देखभाल, व्यापार एवं वाणिज्य की देखभाल कौन करता था? चतुर्थ समिति। और पंचम समिति क्या करता था? निर्मित वस्तुओं को विक्रय के निरीक्षण करना। पंचम समिति क्या करता था? निर्मित वस्तुओं को विक्रय का निरीक्षण करना। यह अशोक के काल का है। और यहाँ पे छठा समिति क्या करता था? षष्ठ, बिक्री कर वसूल करना। पॉइंट है, युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करने वाला अधिकारी नायक कहलाता था। पूछा जाएगा क्वेश्चन, अशोक के समय युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करने वाला अधिकारी को क्या कहते थे? नायक। सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी सेनापति होता था। क्वेश्चन पूछेगा, सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है? सेनापति। प्लिनी नामक यूनानी लेखक के अनुसार चंद्रगुप्त ने की सेना में 6 लाख पैदल सिपाही, 30,000 घोड़सवार, 9,000 हाथी थे। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, प्लिनी के पुस्तक के अनुसार, प्लिनी के पुस्तक के अनुसार कितने सिपाही थे? 6 लाख जो था पैदल सिपाही था, 30,000 घोड़सवार थे और 9,000 हाथी थे। मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य सेना का रख रखाव 5 संसदीय संसदीय 5 संसदीय 6 समितियां करती थी। क्वेश्चन पूछा जाएगा, मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य सेना का रख रखाव कितने संसदीय और समितियां करती थी? 5 संसदीय और 6 समितियां करती थी। अगला क्वेश्चन है, मौर्य प्रशासन में गुप्तचर विभाग महामात्य सर्प नामक अमर्त्य के अधीन था। क्वेश्चन पूछा जाएगा, मौर्य प्रशासन में गुप्तचर विभाग किसके अधीन था? महामात्य सर्प नामक अमर्त्य के अधीन था। अर्थशास्त्र में गुप्तचर को सूढ़ पुरुष कहा गया। पूछा जाएगा क्वेश्चन, अर्थशास्त्र में गुप्तचर को क्या कहा गया? गुड पुरुष। क्या? गुड पुरुष कहा गया। तथा एक ही स्थान पर रहकर कार्य करने वाले गुप्तचर को संस्था कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा,
एक ही स्थान पर एक ही स्थान पर रहकर कार्य करने वाले गुप्तचर को क्या कहते हैं? संस्था। एक ही स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करके कार्य करने वाले गुप्तचर को क्या कहते थे? संचार। यहां से एक और क्वेश्चन बनता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करके कार्य करने वाले गुप्तचर को संचार कहा जाता था। सैन्य समिति एवं उनके कार्य। अगला पॉइंट है सैन्य समिति और उनके कार्य। समिति कार्य क्या क्या है? प्रथम समिति जल सेना व्यवस्था करती थी। जो प्रथम समिति जो थी जल सेना व्यवस्था करती थी। द्वितीय समिति यातायात एवं रसद की व्यवस्था करती थी। द्वितीय समिति क्या करती थी? यातायात एवं रसद की व्यवस्था करती थी। तृतीय समिति पैदल सेनाओं की देखरेख करता था। तृतीय समिति क्या करता था? पैदल सेनाओं की देखरेख। चतुर्थ समिति अश्वरोही की सेना की देखरेख करता था। चतुर्थ समिति क्या करता था? अश्वरोहियों की सेना की देखरेख करता था। यहां से क्वेश्चन बनता है। पंचम समिति क्या करता था? गज सेना की देखरेख करता था। पंचम समिति गज सेना की देखरेख करता था। षष्ठ समिति रथ सेना की देखरेख करता था। और षष्ठ समिति क्या करता था? रथ सेना की देखरेख। अगला पॉइंट है अशोक के समय जनपदीय न्यायालय की न्यायाधीश को राजुक कहा जाता था। क्वेश्चन पूछा जाएगा यहां से, अशोक के समय जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश को क्या कहते थे? राजुक। सरकारी भूमि को सीता भूमि कहा जाता था। सरकारी भूमि को क्या कहा जाता था? सीता भूमि। बिना वर्षा के अच्छी खेती होने वाली भूमि को अदेव मातृक कहा जाता था। बिना वर्षा के अच्छी खेती होने वाली भूमि को क्या कहा जाता था? अदेव मातृक। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया। क्वेश्चन बनता है यहां से, मेगास्थनीज ने भारतीय वर्गों को कितने वर्गों में विभाजित किया? 7 याद रखेंगे। कौन कौन है? एक दार्शनिक, किसान, अहिर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक, सभासद। फिर से देखिएगा, मेगास्थनीज ने 7 वर्गों में भारतीय समाज को बांटा है। कौन कौन? दार्शनिक, किसान, अहिर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक, सभासद। स्वतंत्र वैश्यावृत्ति को अपनाने वाली महिला रूपा जीवा कहलाती थी। स्वतंत्र वैश्यावृत्ति को अपनाने वाली महिला क्या कहलाती थी? रूपा जीवा कहलाती थी। नंद वंश के विनाश के में चंद्रगुप्त मौर्य ने कश्मीर के राजा प्रवर्तक से सहायता प्राप्त की थी। क्वेश्चन पूछा जाएगा, नंद वंश के विनाश में चंद्रगुप्त मौर्य ने किससे सहायता मांगी थी? कश्मीर के राजा प्रवर्तक से। मौर्य शासन 137 वर्षों तक रहा। मौर्य शासन कितने वर्षों तक रहा? 137 वर्षों तक। भागवत पुराण के अनुसार मौर्य वंश के 10 राजा हुए, जबकि वायु पुराण के अनुसार 9 राजा हुए। अब यहां से 2 क्वेश्चन बनता है। पूछा जाएगा भागवत पुराण के अनुसार मौर्य वंश के कितने राजा हुए? 10। और एक और क्वेश्चन, वायु पुराण के अनुसार मौर्य साम्राज्य के कितने राजा हुए? 9। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदत्त था। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहदत्त। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है आरआरबी में, रेलवे वाला में पूछा गया क्वेश्चन है। इसकी हत्या, जो बृहदत्त की हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में कर दी थी। क्वेश्चन बनता है यहां से, बृहदत्त की हत्या कब हुई? 185 ईसा पूर्व में। और मगध की गद्दी पर शुंग वंश की नींव डाली, और हत्या करके मगध की गद्दी पर शुंग वंश की नींव डाली। अशोकारामा बिहार पाटलिपुत्र में है।
मतलब था अशोकाराम बिहार पाटलिपुत्र में था। अगला पॉइंट है ब्राह्मण समाज, शुंग एवं कौरव राजवंश। पुष्यमित्र शुंग, जिसने मगध पर शुंग वंश की नींव डाली, ब्राह्मण जाति का था। पुष्यमित्र शुंग कौन जाति का था? ब्राह्मण जाति। शुंग शासकों ने अपनी राजधानी विदिशा को स्थापित की। शुंग शासकों ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? विदिशा। इंडो यूनानी शासक मिनांडर को पुष्यमित्र शुंग ने पराजित किया। यहाँ पर क्वेश्चन बनता है, इंडो यूनानी शासक मिनांडर को किसने पराजित किया? पुष्यमित्र शुंग ने। पुष्यमित्र शुंग ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ किया। इसके लिए पतंजलि ने अश्वमेध यज्ञ कराए। क्वेश्चन यहां से बनता है, पुष्यमित्र शुंग ने कितने बार अश्वमेध यज्ञ कराए? 2 बार। यह भी पूछा गया प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके लिए पतंजलि ने अश्वमेध यज्ञ कराए। भरहुत स्तूप निर्माण पुष्यमित्र शुंग ने करवाया। क्वेश्चन पूछेगा, भरहुत स्तूप निर्माण किसने कराया? पुष्यमित्र शुंग ने। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। क्वेश्चन पूछा जाएगा, शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? देवभूति। इसकी हत्या कब हुआ? 73 वर्ष ईसा पूर्व में वसुदेव ने कर दी और मगध की गद्दी पर कौरव वंश की स्थापना की। पूछा जाए क्वेश्चन, देवभूति की हत्या कब हुआ? 73 ईसा पूर्व में वसुदेव ने कर दी और मगध की गद्दी पर बैठा, कौरव वंश की स्थापना की। पूछेगा यहां से, कौरव वंश का अंतिम राजा कौन था? सुशर्मा। कौरव वंश का फर्स्ट राजा कौन था? वसुदेव। मतलब पहला राजा वसुदेव और लास्ट राजा कौरव वंश का सुशर्मा। अगला पॉइंट है सतवाहन राजवंश। सिमुक ने 60 ईसा पूर्व में सुशर्मा की हत्या कर दी और सतवाहन वंश की स्थापना की। क्वेश्चन पूछा जाएगा, सिमुक ने कब सुशर्मा की हत्या कर दी? 60 ईसा पूर्व में। और किस वंश की स्थापना की? सतवाहन वंश की। सतवाहन शासकों ने अपनी राजधानी प्रतिष्ठान स्थापित की। सतवाहन शासकों ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? प्रतिष्ठान में, जो गोदावरी नदी के किनारे है। प्रतिष्ठान महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है। सतवाहन वंश के प्रमुख शासक थे सिमुक, सतकर्णी, गौतमीपुत्र सतकर्णी, वशिष्ठिपुत्र, पल्लुमावी, यज्ञश्री सतकर्णी। पूछा जाएगा क्वेश्चन, सतवाहन वंश के प्रमुख शासक कौन थे? सिमुक, सतकर्णी, गौतमीपुत्र सतकर्णी, वशिष्ठपुत्र, पल्लुमावी, यज्ञश्री और सतकर्णी। सतकर्णी ने 2 अश्वमेध यज्ञ, 1 राजसूय यज्ञ कराए। सतकर्णी ने कितने अश्वमेध यज्ञ कराए? 2। और कितने राजसूय यज्ञ कराए? 1। सतवाहन शासकों के समय प्रसिद्ध साहित्यकार हाल एवं गुडाडय थे। सतवाहन शासकों के समय प्रसिद्ध साहित्यकार कौन थे? हाल एवं गुडाडय। गुडाडय ने बृहत कथा नामक पुस्तकों की रचना की। गुडाडय ने बृहत कथा नामक पुस्तक की रचना की। सतवाहन शासकों ने चांदी, तांबा, सीसा, पोटीन और कांसे की मुद्राओं का प्रचलन किया। पूछा जाएगा क्वेश्चन, सतवाहन शासकों ने चांदी, तांबे, सीसा,
पोटीन नाम और कांसे की मुद्राओं का प्रचलन किया। सतवाहन अपना सिक्का ढालने में जिस शीशे का इस्तेमाल करते थे उसे रोम से मंगाया जाता था। सतवाहन के समय सर्वाधिक सिक्के शीशा के बने थे। अब यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछता है अधिक बार, सतवाहन वंश में किस चीज़ के ज़्यादा सिक्के थे? सिक्के के सिक्के थे, सॉरी सिक्के किस चीज़ के थे? शीशा का सिक्का था। पूछा जाएगा सबसे सर्वप्रथम किस वंश में किस शासकों ने शीशे का सिक्का चलवाया? सतवाहन शासकों ने। यह पूछा गया प्रश्न है। ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा का प्रारंभ सतवाहन शासकों ने ही सर्वप्रथम किया। ब्राह्मणों को भूमि अनुदान मतलब दान करने की प्रथा कौन शुरू किया? सतवाहन शासकों ने। भूमि दान का सर्वप्राचीन पुरालेखीय प्रमाण शताब्दी ईसा पूर्व के सतवाहनों के नानाघाट अभिलेख से मिलता है, जिसमें अश्वमेध यज्ञ एक गांव देने का उल्लेख किया। यहां से एक और क्वेश्चन बनता है, भूमि दान सर्वप्राचीन पूरा उल्लेखीय प्रमाण कहाँ से मिलता है? शताब्दी ईसा पूर्व के सतवाहनों के नानाघाट अभिलेख से। पूछा जाएगा कहाँ से मिलता है? सर्वप्रथम भूमि दान देने का प्रथा कहाँ से मिलता है? किस अभिलेख से मिलता है? नानाघाट अभिलेख से, जिसमें अश्वमेध यज्ञ में एक गांव देने का उल्लेख किया गया है। सतवाहनों की राजकीय भाषा प्राकृत एवं लिपि ब्राह्मी थी। सतवाहनों की राजकीय भाषा क्या थी? प्राकृत एवं लिपि कौन थी? ब्राह्मी। सतवाहनों में हमें मातृतंत्रात्मक ढांचे का आरंभ मिलता है। सतवाहनों में मतलब किसको प्रधान मानता था? मातृ को, यानी माता को प्रधान मानता था। सतवाहन में मातृतंत्रात्मक ढांचे का आभास मिलता है। सतवाहन में हमें मातृतंत्रात्मक ढांचे का आभास मिलता है। इनके राजाओं का नाम माताओं के नाम पर रखने की प्रथा थी, जैसे गौतमी पुत्र, वरिष्ठी पुत्र, लेकिन सतवाहन राजकुल पितृसत्तात्मक था। अब यहाँ से पूछा जाएगा क्वेश्चन, यहीं पे फंसने वाला क्वेश्चन है, सतवाहन राजकुल कैसा था? पितृतंत्रात्मक, क्योंकि राज सिंहासन का उत्तराधिकारी पुत्र ही होता है। राज सिंहासन का उत्तराधिकारी कौन होता है? पुत्र। सतवाहन शासकों ने ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासन का काम गोल्मिक को सौंपा। सतवाहन शासकों ने ग्रामीण क्षेत्रों का प्रशासन का काम किसको सौंपा? गोल्मिक को। गोल्मिक एक सैनिक टुकड़ी का प्रधान होता था, जिसमें 9 रथ, 9 हाथी, 25 घोड़े और 45 पैदल सैनिक होते थे। सतवाहनों की महत्वपूर्ण स्थापत्य कृतियां है कार्ल का चैत्य। कौन कौन है देखिएगा यहाँ पे, कार्ल का चैत्य, अजंता, एक एलोरा की गुफाएं का निर्माण, अमरावती कला का विकास, सतकर्णी एवं अन्य सभी शतवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, ये हमेशा पूछा जाता है, एलोरा की गुफाएं किस शासन में हुआ? एलोरा की गुफाओं का निर्माण सतवाहनों के महत्वपूर्ण स्थापत्य कृतियां है, सतवाहन वंशों ने कराया। सतवाहन शासकों ने एलोरा की गुफाएं और अजंता की, ये भी पूछता है। सतवाहन राज्य ने उत्तर और दक्षिण भारत के बीच सेतु का काम किया। सतवाहन राज्य के उत्तर और दक्षिण के बीच सेतु का काम किया। अब अगला पॉइंट है चेदी राजवंश यानी कलिंग। चेदी राजवंश कौन है? अशोक की मृत्यु के उपरांत संभवतः प्रथम ईसा पूर्व में
कलिंग में चेदी राजवंश का उदय हुआ। इसकी जानकारी हमें हाथी गुफा अभिलेख से मिलता है। यहां से क्वेश्चन बनता है, अशोक की मृत्यु के उपरांत संभवतः प्रथम ईसा पूर्व में कलिंग में चेदी राजवंश का उदय हुआ। इसकी जानकारी हमें कहां से मिलती है? हाथी गुफा अभिलेख से। खारवेल इस वंश का एक प्रतापी राजा था। पूछा जाएगा चेदी राजवंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? खारवेल। खारवेल जैन धर्म का अनुयायी था और उसने जैन मुनियों के लिए उदयगिरी की पहाड़ी में गुफा का निर्माण कराया था। खारवेल जैन धर्म के अनुयायी था। खारवेल कौन था? जैन धर्म का अनुयायी था और उसने जैन मुनियों के लिए जो है उदयगिरी पहाड़ी में गुफा का निर्माण कराया था। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत के यवन राज्य। भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी पहले कौन कौन आक्रमणकारी क्रम कौन कौन है? पहले देखिए, हिंद यूनानी आया, उसके बाद शक आया, पहलव आया, उसके बाद कुषाण आया। भारत पर आक्रमण करने वाले कौन कौन है? हिंद यूनानी, शक, पहलव, कुषाण। यहाँ पे याद रखेंगे पहले हिंद, हिंदी से हिंद याद रखेंगे, शक, पहलव, कुषाण। हिंद, शक, पहलव, कुषाण ऐसे याद करेंगे तो याद रहेगा। हिंद, शक, पहलव, कुषाण सेल्यूकस द्वारा स्थापित पश्चिमी तथा मध्य एशिया का विशाल साम्राज्य को इसके उत्तराधिकारी एंटियोकस प्रथम ने अछूत बनाए रखा। सेल्यूकस के द्वारा स्थापित पश्चिमी तथा मध्य एशिया के विशाल साम्राज्य को इसके उत्तराधिकारी एंटियोकस प्रथम ने अक्षुण्ण बनाए रखा। एंटियोकस द्वितीय के शासनकाल में विद्रोह के फलस्वरूप उसके अनेक प्रांत स्वतंत्र हो गए। एंटियोकस द्वितीय के शासनकाल में विद्रोह के फलस्वरूप उसके अनेक प्रांत स्वतंत्र हो गए। बैक्टीरिया के विद्रोह का नेतृत्व डियोडोटस प्रथम ने किया था। बैक्टीरिया के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? डियोडोटस प्रथम ने किया था। बैक्टीरिया पर डियोडोटस प्रथम के साथ इन राजाओं का क्रमशः शासन किया। डियोडोटस द्वितीय, यूथिडेमस, डेमिट्रियस, मिनांडर, यूक्रेटाइडस, एंटी अल्किडस तथा हेमिक्स। भारत पर सबसे पहले आक्रमण बैक्टीरिया शासक कौन है? डेमिट्रियस ने किया। भारत पर सबसे पहले आक्रमण बैक्टीरिया शासक कौन है? डेमिट्रियस। इसने 190 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया। अफगानिस्तान, पंजाब, सिंध ने बहुत बड़े भाग पर अधिकार कर लिए। इसने शाकल को अपनी राजधानी बनाई। इसे ही हिंद यूनानी या बैक्ट्रियाई यूनानी कहा गया। भारत पर सबसे पहले बैक्टीरियाई शासक कौन था? डेमिट्रियस। पूछा जाएगा इसने कब भारत पर आक्रमण कर दिया? अफगानिस्तान, पंजाब और सिंध पर बहुत बड़े भाग को अधिकार कर लिया। कब? 190 ईसा पूर्व में। इसने शाकल को अपनी राजधानी बनाई। पूछा जाएगा डेमिट्रियस ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? शाकल में। इसे ही हिंद यूनानी या बैक्ट्रियाई यूनानी कहा जाता है। पूछा जाएगा हिंद यूनानी शासक मतलब पहले कौन थे? डेमिट्रियस, जो भारत पर आक्रमण किए थे, डेमिट्रियस।